हेलो बीएससी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, हमारा कंटिन्यूटी में पेपर चल रहा है, पेपर सेकंड प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। और इसमें जो हमारा हॉट टॉपिक चल रहा है वो है रेस्पायरेशन। एक्चुअली में अगर रेस्पायरेशन की अपन बात करें तो ये हमने शब्द तो लिख दिया प्लांट्स, परंतु रेस्पायरेशन की जो प्रोसेस है वो एनिमल्स एंड प्लांट्स में काफ़ी कुछ हद तक क्या होती है, बिल्कुल सेम, क्योंकि ये दोनों के अंदर ही होने वाली घटना है। ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जटिल कार्बनिक पदार्थों का ब्रेकडाउन। तो रेस्पायरेशन इन प्लांट्स में अगर अपन कहें तो रेस्पायरेशन के लिए हमें कुछ जो बेसिक कंपोनेंट्स है वो हैं, फर्स्ट इज रेस्पिरेटरी और सबस्ट्रेट। ठीक है, सेकंड फिर इसको समझने के लिए, क्योंकि ये एक बायोकेमिकल रिएक्शन है, बायोकेमिकल रिएक्शन है, अतः इसे समझने के लिए हम इन्हें 3 टाइप्स या स्टेप्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट जो बायो सबस्ट्रेट है उनके द्वारा ग्लूकोज का चेंजेस इनटू जो सबसे मुख्य उत्पाद है जिस पे ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट होगा, दैट इज ग्लूकोज। तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट किस में चेंज होता है, ग्लूकोज में या फ्रक्टोज में। ठीक है, अब यहाँ पे ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज जो है वो रेस्पायरेशन में जब एंट्री करेगा तो रेस्पायरेशन को समझने के लिए हम 3 स्टेप्स में उसको डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज का अपघटन, ग्लूकोलाइसिस ग्लूकोज का अपघटन सरल पदार्थों में 6 कार्बन से 3 कार्बन पायरुविक एसिड में अपघटन, दैट इज ग्लाइकोलाइसिस। अब इसके बाद में जो पायरुविक एसिड है एक्चुअल में रेस्पायरेशन में प्रवेश करेगा। अभी तक ग्लाइकोलाइसिस इसका पार्ट नहीं है, ये केवल एक प्रोसीजर है उसमें शुरुआत की। तो ऐसे में अगर उसको O2 मिलती है दैट इज एरोबिक रेस्पायरेशन। और एरोबिक रेस्पायरेशन में जो हमारा थर्ड स्टेप बनता है, मतलब फर्स्ट तो बन ही गया, सेकंड जो स्टेप बनता है वो है एसिटाइल कोएंजाइम ए। अगर ये ग्लाइकोलाइसिस का प्रोडक्ट पायरुविक एसिड एसिटाइल से जुड़ता है तो ये जाएगा किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया, एरोबिक रेस्पिरेशन में। और अगर ये एसिटाइल कोएंजाइम ए से बॉन्डिंग नहीं करता है तो ये कहाँ रह जाएगा, कोशिका द्रव में, और वहाँ पे अनऑक्सीडेशन को प्रेरित करके अल्कोहल्स बनाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम ए और एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ ही ये कहाँ जाएगा, क्रेब्स साइकिल। ठीक है, एंड थर्ड पॉइंट जो है वो इनमें उत्पन्न एटीपी की फॉर्म्स लाइक जीडीपी, लाइक FADH2, लाइक NADH2, ये जितना भी है ये सारा का सारा जो एनर्जी है वो कंट्रोल क्या बोलते हैं, एक्सचेंज होगा किसमें, एटीपी में। और ये हो गई इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, क्योंकि ये सारे के सारे जो एनर्जी रूप्स थे जिसके लिए मैंने बायोलॉजिकल करेंसी में बताया था कि ये सभी क्या है, ट्रांसफॉर्म का काम करते हैं इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र में, जिसकी वजह से एनर्जी का क्या करते हैं, आदान प्रदान या फ्लो, रेडॉक्स अभिक्रिया, जिससे एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है और स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो आज के हमारे इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इंक्लूडिंग ग्लाइकोलाइसिस, जिसकी वजह से ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट होगा। तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की हम बात करें तो स्टार्टिंग में भी मैंने बता दिया था पिछली क्लास में भी कि एनर्जी का जो मेन सोर्स है वो हो गया सन। क्लियर है, और सन द्वारा जो एनर्जी आ रही है उसको अगर अपन प्लांट्स की बात करें तो दे कैन एबल टू एब्जॉर्ब बाय देयर क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट में भी मेनली कौन है, फोटोसिंथेटिक एक्टिव पिगमेंट, दीज आर क्वांटासोम्स। और ये क्वांटासोम्स उन फोटोन्स को ग्रहण करके लाइट रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं और वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करके क्या करते हैं, एनर्जी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स के रूप में स्थानांतरित करते हैं। ठीक है, और वो एनर्जी काम आ जाती है किसमें, केल्विन साइकिल में, जहां पे CO2 मॉलिक्यूल और H2O मॉलिक्यूल जो है वो क्या करते हैं, कंज्यूम होके संघनन द्वारा क्या बनाते हैं, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल। क्लियर है, लेकिन वहीं अगर अपन कहें तो हम एबल नहीं है सन की लाइट को डायरेक्ट एब्जॉर्ब करने के लिए। ठीक है, अर्थात फोटोसिंथेसिस हमारे अंदर नहीं है, वी आर नॉट ऑटोट्रॉप्स, ओनली प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स। तो ऐसे में हम एनर्जी कहां से लाए, तो हमारे पास एनर्जी का जो सोर्स है वो क्या है, प्लांट्स।
और प्लांट से हमको क्या मिलती है एनर्जी, किस किस फॉर्म में मिलती है, हमको मिलती है कार्बोहाइड्रेट, क्लियर है, हमें मिलती है फैट्स के रूप में, हमें मिलती है प्रोटीन्स के रूप में, ये मेन सोर्सेज है, क्लियर है, कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में, फैट्स के रूप में, प्रोटीन्स के रूप में, और अगर अपन बात करें तो कार्बनिक कंपाउंड्स के रूप में, ठीक है। इस रूप में हमको जो है वो एनर्जी, एक्चुअली एज एनर्जी नहीं, फूड प्रोडक्ट के रूप में हमको एनर्जी, वो जो फूड प्रोडक्ट है वो हमको मिलते हैं। तो कुल मिला के अगर हम यहां पे बात करें सबस्ट्रेट की, सबस्ट्रेट का मतलब हो गया क्रियाधार जिसके ऊपर रिएक्शन होनी है, ब्रेकडाउन होना है। तो ऐसे में वो सभी कारक जो बायोकेमिकल रिएक्शन द्वारा टूटे जाते हैं या अपघटित होते हैं और अपघटन के फलस्वरूप ऊर्जा मुक्त करते हैं, क्लियर है, वे सभी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कहलाते हैं, क्लियर है। तो यहां हम कह सकते हैं कि जटिल कार्बनिक पदार्थ जो है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में या ऑक्सीकृत होकर ऊर्जा मुक्त करते हैं, इसलिए हम इन्हें रेस्पिरेटरी जो है सबस्ट्रेट में कंसीडर कर रहे हैं। अब यहां पे हमारा पहला आता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट हमको किस रूप में मिल जाता है, पॉलीसैकेराइड, ठीक है। ये पॉलीसैकेराइड जो है ये एक तरीके से कार्बन लॉस करके और किस में बदल जाते हैं, एक तरीके से डाइसैकेराइड्स में और मोनोसैकेराइड्स में, क्लियर है। और यहां पे अगर अपन बात करें तो जैसे कि हेक्सो शुगर है, हेक्सो शुगर में जैसे स्टार्च को अगर अपन कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज में तो लाइक एल्डोलेज एंजाइम जो है वो इसको कन्वर्ट करता है किसमें, ग्लूकोज में, क्लियर है। और ग्लूकोज जो है वो एक रॉ मटेरियल है किसके लिए, ग्लाइकोलाइसिस पे, ठीक है, आदर्श मटेरियल है क्योंकि इसे आसानी से फास्फोरिलीकृत किया जा सकता है और क्या किया जा सकता है, अपचयित किया जा सकता है। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो अधिकांशतः पादपों में, उसके अलावा अगर हम जंतुओं की भी बात करें तो उसमें ये एक मुख्य क्रियाकारक के रूप में है और इसका आसानी से जो है वो शर्कराओं में हाइड्रोलाइसिस होता है, जल अपघटन, और वहां पे जो हेक्सो शुगर बनती है वो रॉ मटेरियल के रूप में काम में आती है, जो हमने यहाँ पे क्लियर रूप में लिख दिया। कार्बोहाइड्रेट की हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट हमको स्टार्च के रूप में सुक्रोज, ठीक है, ग्लूकोज, हालांकि यहां पे स्टार्च को ग्लूकोज में चेंज कर रहे हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ठीक है, इंसुलिन टाइप। तो ऐसे में यहां पे ग्लूकोज एंड जो फ्रक्टोज है वो डायरेक्ट ही क्या आ जाती है, काम आ जाती है। बाकी सुक्रोज जो कि हेक्सा है उसको, स्टार्च को हमको किसमें, हेक्सा शुगर्स के अंदर क्या करनी पड़ती है, चेंज करना होता है। नेक्स्ट इज फैट। फैट जो है ये सामान्यतः जो बीज होते हैं या बीजों के अंकुरण के समय जो फैटी सीड्स होते हैं, लाइक इसके क्रूसिफेरी के मेंबर्स, या अगर अपन बात करें और तेलीय जो बीज होते हैं, तेल प्रदान करने वाले बीज, उनके अंदर ऑक्सीश्वसन जो होता है उसके अंदर ये रॉ मटेरियल के रूप में काम आते हैं और कुल मिला के श्वसन से पहले ये कार्बोहाइड्रेट्स में चेंज होते हैं, ठीक है। और अगर अपन इनकी बात कर रहे हैं तो सबसे पहले ये अपघटन द्वारा दो चीजों में कन्वर्ट होते हैं, फैट्स, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स। ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स। फैटी एसिड जो हैं हम लिख सकते हैं इसको वसा अम्ल, ठीक है। ये बाय बीटा ऑक्सीडाइजेशन
जो बीटा ऑक्सीकरण है उस प्रोसेस द्वारा ये बदलते हैं एक तरीके से एसिटाइल कोएंजाइम ए फैक्टर। ये एक मुख्य क्रिया एक तरीके से सहायक या कोफैक्टर के रूप में है, जो कि पायरुविक एसिड के ट्रांसपोर्ट के लिए प्लस उधर ऑक्जेलोएसिटिक एसिड जो है उस क्या बोलते हैं अल्फा कीटोग्लूटारिक जो एसिड बनता है क्रेब साइकिल में, उसके मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। कोएंजाइम ए बहुत ज़्यादा जरूरी है किसके लिए? क्रेब साइकिल के लिए। क्लियर है? ये हो गया। वहीं अगर अपन ग्लिसरॉल की बात करें तो ग्लिसरॉल जो है वो अल्फा ग्लिसरैल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज ग्लिसरैल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज एंजाइम्स जो हैं उसके बाद स्टेप बाय स्टेप अनेक स्टेपों में बदलती है फास्फो ग्लिसरैल्डिहाइड अगर पीजीएल की बात करें तो फिफ्थ स्टेप में जो है ग्लूको 1,6 फॉस्फेट जो है, मतलब फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट जो है वो टूटता है किसमें? 3 कार्बन में एल्डोलेज की उपस्थिति में, और 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं जिसमें से एक बनता है PgAl और एक बनता है डाईएचएपी। तो ये ग्लाइकोलाइसिस में डायरेक्ट भी क्या आते हैं? प्रयुक्त हो जाते हैं। वहीं अगर अपन प्रोटीन्स की बात करें तो ये अपने अपघटन द्वारा किसमें टूटते हैं? अमाइनो एसिड्स में। और अमाइनो एसिड्स का अगर अपन डी कार्बो एसिडिफिकेशन अम्लीकरण डी एसिडिफिकेशन की अगर अपन बात करें तो ये किसमें ब्रेक डाउन होते हैं? कार्बोनिक कंपाउंड्स में। क्लियर है? और ये कार्बनिक कंपाउंड्स जरूरत के हिसाब से ब्रेक डाउन होते हैं। वहीं कुछ पादपों में जो है ये कार्बनिक कंपाउंड्स के रूप में ही स्टोर होते हैं, जैसे कि अगर अपन बात करें तो C4 प्लांट्स में या क्रैसुलेशन में। जो मांसलोद्भिद पादप है शुष्क अवस्थाओं में, जो क्रैसुलेशन है CRUSS, ठीक है, क्रैसुलेशंस में, तो ये एक तरीके से किस में कन्वर्ट रहते हैं? कार्बनिक कंपाउंड जो हैं लाइक ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, 4 कार्बन कंपाउंड है। वहीं अगर अपन बात करें तो सिट्रिक एसिड की बात करें तो 5 कार्बन कंपाउंड है जिनके अंदर रहते हैं, और ये दोनों के दोनों जो है ये CO2 बाइंडिंग का कार्य करते हैं, एक चीज, और दूसरा ये डायरेक्ट क्रेब साइकिल के अंदर भी क्या आ जाते हैं? काम में आ जाते हैं। 4 कार्बन कंपाउंड है, ये 5 कार्बन कंपाउंड होते हैं। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि रेस्पिरेशन में जो मेन है वो कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट में भी कौन मेन है? ग्लूकोज। ठीक है, जो रॉ मटेरियल के रूप में काम आता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। उसके अतिरिक्त जब इसकी कार्बोहाइड्रेट की सांद्रता कम होती है तो बाकी के मटेरियल्स को भी जो है वो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में क्या किया जाता है? यूज में लिया जाता है, जिसका बेस्ट एग्जांपल क्रैसुलेशन या C4 साइकिल, जिसके अंदर कार्बनिक कंपाउंड्स को जो है वो यूज में लिया जाता है, और यही CO2 को क्या करते हैं? कंपाउंड मतलब बांध के रखते हैं या रिलीज करते हैं। क्लियर है? तो ये कंप्लीट हुआ। अब हम स्टार्ट करते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ये फर्स्ट स्टेप है, ये रेस्पिरेशन का हिस्सा नहीं है। ठीक है, ये केवल ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से संबंधित है, ग्लूकोज के फास्फोरिलीकरण से और ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से संबंधित अभिक्रिया है, जिससे रेस्पिरेशन या क्रेब साइकिल के लिए रॉ मटेरियल जो है वो क्या होता है? प्रोवाइड होता है। तो हम इसे रेस्पिरेशन का हिस्सा नहीं मान सकते। इसका एक कारण है, क्योंकि रेस्पिरेशन में हमने एक डेफिनेशन दी थी, और वो डेफिनेशन ये दी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या हो? ब्रेकडाउन हो। तो ऐसे में
जो ग्लाइकोलाइसिस है उसमें ऑक्सीजन गैस की कहीं कोई जरूरत पड़ नहीं रही है। रेस्पिरेशन और हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है ग्लाइकोलाइसिस। सर्वप्रथम एमडन, ठीक है, मेयरहॉफ एंड पार्नाज, एमडन, मेयरहॉफ एंड पार्नाज ने इस साइकिल को आइडेंटिफाई किया और उसे क्या बोलते हैं समीकरणबद्ध में समझाया। इसी सम्मान में इसे EMP पाथवे, उन्होंने बताया कि रेस्पिरेशन में जो रॉ मटेरियल है वो पायरुविक एसिड है और पायरुविक एसिड में ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन है वो 10 चरणों में कंप्लीट होता है और एक बायोकेमिकल रिएक्शन है, इसलिए इसको बोला जाता है EMP पाथवे। दूसरा वर्ड जो आया वो है ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज मॉलिक्यूल का अपघटन, 6 कार्बन से 3 कार्बन यौगिक में टूटना जो है, इसलिए इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। क्लियर है? सिंपल अगर इसको समीकरण रूप में भी समझाएं तो हम लिख सकते हैं C6H12O6 का अनेक स्टेप्स में बाई एंजाइम्स जो है वो टूटना और टूटने से मिलेगा 2C3H4O3 प्लस 4 हाइड्रोजन एटम्स। हम इसको इस समीकरण में समझा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब एक बार इसका पूरा प्रतिरूप देख लेते हैं ग्लाइकोलाइसिस का। ये एक 10 चरणों में कंप्लीट होने वाली अभिक्रिया है जिसको मुख्यतः हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला जो भाग है इसका स्टेप फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं, तो स्टेप फर्स्ट में हम लिख सकते हैं फास्फोरिलीकरण ऑफ ग्लूकोज। दूसरा पॉइंट जो हम यहां पे यूज में लेंगे वो है फॉर्मेशन या आइसोमराइजेशन ऑफ DHAP हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। एंड थर्ड पॉइंट जो होगा वो हो जाएगा एक तरीके से ब्रेकडाउन या अपघटन, रिडक्शन ऑफ रिडक्शन कह सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ पायरुविक एसिड। और यहां इसको फॉर्मेशन ऑफ DHAP जो है इसको हम नाम दे सकते हैं रिडक्शन ऑफ हेक्सोज शुगर, ठीक है, या ग्लूकोज मॉलिक्यूल। बाकी क्रियाधार हमने समझ लिए, फैट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट के दूसरे पॉलीसैकेराइड्स, ये कन्वर्ट होते हैं किसमें, ग्लूकोज में या फ्रक्टोज में। तो यहां पे हम इसको स्टार्ट करते हैं किससे, हम इसको स्टार्ट करते हैं किससे, ग्लूकोज से, ग्लूकोज मॉलिक्यूल। क्लियर है? 6 कार्बन कंपाउंड है और यहां पे ग्लूकोज का 1 मोल हम ले रहे हैं और कार्बन कितने हैं, 6 कार्बन। ठीक है, ग्लूकोज जो है आ जाएगा इसमें, और ऊपर से शुरू करते हैं, ये ऊपर वाला हटा देते हैं।
पेपर सेकेंड, ठीक है। ग्लूकोज जो कि एक मोल है और 6 कार्बन कंपाउंड है। ग्लूकोज जो है वो एक एंजाइम हेक्सोकाइनेज, ठीक है। इसको ऐसे भी कंफ्यूज नहीं होना, हम ये नाम बाद में देंगे, हम केवल यहां पे एंजाइम देंगे काइनेज। काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में एक एटीपी मॉलिक्यूल को यूज में लेके ग्लूकोज को क्या करेगा, ऑक्सीकृत, वो सॉरी फास्फोरिलीकृत करेगा और यहां पे बन जाएगा एडीपी। ये मैंने थोड़ी देर पहले भी समझाया था पिछली क्लास में। यहां ग्लूकोज जो है वो ज्यादा फॉस्फेट ग्राही है, किसकी तुलना में, एडीपी की तुलना में। अतः एटीपी से फॉस्फेट का ट्रांसफर कहां होगा, ग्लूकोज पे। और इसमें मैग्नीशियम आयन जो है वो एक तरीके से मध्यवर्ती का कार्य करेंगे। तो काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में जो फॉस्फेट है, बाह्यतम फॉस्फेट ग्रुप किस पे, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट पे, वो ग्लूकोज से बॉन्ड बनाएगा और ये बनेगा ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। क्लियर है। और इसमें ग्लूकोज जो है वो एक तरीके से क्या हो चुका है, फॉस्फेट ग्राही हो चुका है। अब ग्लूकोज जो है वो यहां पे आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में बदल जाएगा फ्रक्टोज 1 फॉस्फेट, ठीक है। ये हो गया, इसको अब शॉर्ट कर लेते हैं, फॉस्फेट को हम केवल पी लिख देंगे जिससे बार बार दिक्कत नहीं आएगी। तो यहां पे हमने आइसोमरेज एंजाइम यूज में लिया। आइसोमरेज का मतलब हो गया टोपोलॉजिकल फॉर्म को चेंज करना, आइसोमर्स को। ग्लूकोज भी 6 कार्बन है, फ्रक्टोज भी 6 कार्बन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है। अब वापस इसका फास्फोरिलीकरण होगा तो कौन सा एंजाइम आ जाएगा, काइनेज। क्लियर है। और यहां पे एनर्जी ADP, क्योंकि यहां पे फ्रक्टोज भी ग्लूकोज के समान ज्यादा इलेक्ट्रॉन ग्राही है, तो ये फॉस्फेट को क्या करेगा, अपनी तरफ आकर्षित करेगा, ठीक है। ATP और ये हो गया मैग्नीशियम आयन। क्लियर है यहां पे। तो ये हो गया काइनेज एंजाइम, जिससे बन जाएगा ये फ्रक्टोज, शॉर्ट में कर देता हूं 1,6 डाई फॉस्फेट। क्लियर है। FDP बन गया। FDP बनते ही अब यहां पे क्या हो रहा है, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट जो कि वही सेम चल रहा है, यहां पे 1 मोल है और कार्बन कितने हैं, 6। यहां पे एंजाइम आएगा एल्डोलेज, और ये एल्डोलेज एंजाइम जो है क्या कर देगा, इसको तोड़ देगा 3-3 कार्बन्स में, ठीक है। और यहां पे क्या एंजाइम आ रहा है, एक तरीके से बड़ा PGAL फास्फो ग्लिसरेल्डिहाइड, फास्फो ग्लिसरेल्डिहाइड, इसको शॉर्ट में और लिख देता हूं PGAL। और एक्चुअली में इसके लिए लिखें तो ये हो गया 1 मोल, 1 मोल किसका, 3 कार्बन का। क्लियर है। अब यहां जो बन रहे हैं, एक्चुअली में एल्डोलेज ने 2 ब्रेक किए थे, 6 कार्बन से 2 मॉलिक्यूल्स बनाए थे। यहीं पे एक मॉलिक्यूल जो इसने एल्डोलेज ने बनाया था वो कौन सा था, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो
तो इसको हम लिख देते हैं डाई HAP। और इसकी भी अगर हम बात करें तो ये कितना हो गया, 1 मोल है लेकिन मॉलिक्यूल कितने हैं, 3 कार्बन, वो सॉरी मॉलिक्यूल 1 है और कार्बन कितने हैं इसमें, 3। यहां पे भी 1 मॉलिक्यूल इसी के हैं और कार्बन कितने हो गए, 3। तो ऐसे में ये स्थायी उत्पाद नहीं है और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वापस PgAl में। और यहां पे अगर अपन एंजाइम की बात करें, यहां लिख देता हूं इसका एंजाइम, यहां पे एंजाइम हो गया आइसोमरेज एंजाइम, क्योंकि मैंने जस्ट अभी बताया था 6 कार्बन से 6 कार्बन में चेंज हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, केवल टोपोलॉजिकल फॉर्म चेंज हो रही है, दैट इज आइसोमरेज। यहां पे भी 3 कार्बन से 3 कार्बन में ही चेंज हो रहा है, दैट इज ऑल्सो आइसोमरेज, ठीक है। यहां पे हम स्टेप्स देखें तो स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकेंड, स्टेप थर्ड, स्टेप फोर्थ, और इसी में कन्वर्जन है इसका। क्लियर है। अब आगे तो कुल मिला के अगर आप देखें तो यहां पे मॉलिक्यूल एक एक है लेकिन कार्बन नंबर कितना है, 6। यहां अगर हम देख रहे हैं तो यहां पे मॉलिक्यूल जो है वो चेंज हो गया, क्योंकि एक बन गया डाईएचएपी, एक बन गया PgAl, और दोनों के दोनों जो है 3-3 कार्बन के, और डाई हाइड्रोक्सी एसिडोन फास्फेट जो है वो इरिवर्सिबल किस में है, PgAl में। तो कुल मिला के यहां पे अगर अपन इसको जोड़े तो यहां पे अपन को 2 जोड़ने पड़ेंगे, 1 मोल और जोड़ना पड़ेगा 3 कार्बन का, तो हमारे पास PgAl के कितने मॉलिक्यूल हो गए एक्चुअली में, अब 2। क्लियर है यहां पे, ठीक है। अब इसको यहीं रोकते हैं। तो हम वापस आते हैं हमारी अभिक्रिया पे, और हमने कहा था कि ग्लाइकोलाइसिस को समझने के लिए हम 3 भागों में बांट रहे हैं। पहला स्टेप जो हमारा जा रहा है वो जा रहा है फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो यहां पे ग्लूकोज में हमने फॉस्फेट को जोड़ा, ATP कंज्यूम हुआ, ठीक है, ग्लूकोज 6-1 फास्फेट, फिर हमने फ्रक्टोज में चेंज करके उसमें फिर फास्फोरीकरण किया और उसकी वजह से ये बन गया फ्रक्टोज 1,6 डाई फॉस्फेट। तो यहां तक कि हमारा स्टेप नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है, जिसमें हमने ग्लूकोज को फास्फोरीकृत कर दिया है और उसमें 2 फॉस्फेट उच्च जो ऋणावेश है वो जोड़ दिए हैं, जिसकी वजह से अब ये ऑक्सीकृत है। क्लियर है, ये हो गया। अब यहां पे अगर अपन कहें तो सेकंड स्टेप हमारा था रिडक्शन ऑफ हेक्सो शुगर या फिर फॉर्मेशन ऑफ डाईएचएपी। तो यहां पे एंजाइम आ गया एल्डोलेज, क्लियर है, और इस एल्डोलेज ने ब्रेक डाउन कर दिया, जस्ट आधी संख्या कर दी, 6 कार्बन से 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स बना दिए, एक बना दिया डाईएचएपी और एक बना दिया PgAl। क्लियर है। तो ऐसे में डाईएचएपी वापस कन्वर्ट हो जाता है PgAl में, तो हमको 6 कार्बन फ्रक्टोज 1,6 डाईफॉस्फेट से हमको क्या मिल रहा है, 2 मॉलिक्यूल 3 कार्बन के मिल रहे हैं PgAl के। PgAl के 2 मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं। अब हमारे बीच में सबसे बड़ी बात जो है कंफ्यूजन की, वो है एंजाइम्स। एंजाइम्स जो है वो क्लासिफिकेशन में एक तरीके से 6 कैटेगरीज में बांट रखे हैं उनकी रिएक्शन के आधार पे, और उनका जो नाम है एक तो रिएक्शन के आधार पे जुड़ता है, दूसरा क्रियाकारक या क्रियाधर से जो रिजल्ट मिल रहा है उत्पाद उसके नाम पे रखा जाता है। जैसे अब यहाँ पे ग्लूकोज काइनेज है, तो अब ये काइनेज किस पे रिएक्शन कर रहा है, ग्लूकोज पे, और बना क्या रहा है, ग्लूकोफ्रक्टो या फास्फो। तो आप इसको लिख सकते हो फास्फो ग्लूकोकाइनेज, एक नाम। दूसरा नाम आप इसको दे सकते हो, एक्चुअली में काम कर किस पे रहा है, 6 कार्बन पे, तो आप इसको फास्फो हेक्सोकाइनेज भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसके क्या नाम देते हैं, तो ये मैंने पहले नहीं दिए, मैं केवल बेसिक दे रहा हूं। अब इसको फुल कर देते हैं ताकि हमको कंफ्यूजन नहीं हो। जब अपन एक साथ सब कुछ लिखते हैं तो आपको देखने में भी यहाँ पे क्या लगेगा, बिल्कुल हौच पौच, इस वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो हमारा जो पहला है उसको हम हेक्सोकाइनेज लिख सकते हैं, उसको हम ग्लूकोकाइनेज लिख सकते हैं। क्लियर है, दैट इज हेक्सो या ग्लूको, GLUCO, ग्लूकोकाइनेज एंजाइम हम लिखेंगे इसको। क्लियर है, हो गया। अब इसके बाद यहां आ रहा है दैट इज आइसोमरेज। आइसोमरेज किसको कर रहा है, हेक्सोकाइनेज को, सॉरी हेक्सो शुगर को। तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, ग्लूको फास्फो आइसोमरेज कर सकते हैं, फाक्टो फास्फो आइसोमरेज कर सकते हैं, या हेक्सो फास्फो आइसोमरेज इसका नाम जो है वहां पे दे सकते हैं। तो हमारे जो थ्योरम्स है उसमें भी यही दे रखा है, फास्फो हेक्सो आइसोमरेज, फास्फो हेक्सो
आइसोमरेज। और यही चीज उसी से कोरिलेटेड यहां लिख देता हूं, यहां पे ये 3 कार्बन पे काम कर रहा है, तो आप क्या नाम दे सकते हो, डाई HAP से बन रहा है PGL, तो आप लिख सकते हो इसको फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड आइसोमरेज। एक दूसरा नाम हम क्या कर सकते हैं, 3 कार्बन पे काम कर रहा है, तो आप इसे ट्रायोज फॉस्फो आइसोमरेज। क्लियर है, यहां आप इसको नाम दे सकते हो, आप इसको ग्लिसरैल्डिहाइड आइसोमरेज के नाम भी दे सकते हैं। अब आइए नीचे, फिर हमारा एक एंजाइम है जो फास्फोरिलीकरण हो रहा है, उसमें फ्रक्टोज जो है 1,6 डाई फ्रक्टोज बन रहा है, तो फ्रक्टोज ही फ्रक्टोज को बना रहा है, वहां पे ग्लूकोज को बना रहा था, तो आप यहां पे फास्फो फ्रक्टोकाइनेज नाम दे सकते हैं, जैसे वहां पे अपन ने ग्लूकोकाइनेज नाम दिया, दैट इज फास्फो फ्रक्टो काइनेज, फास्फो फ्रक्टो काइनेज हम इसको यहां पे नाम दे सकते हैं। इस प्रकार ग्लाइकोलाइसिस की हमारी 2 रिएक्शंस जो है वो क्या हो गई हैं, कंप्लीट हो गई हैं। ठीक है, अब हमारी स्टेप 3 की तरफ चलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ पायरुविक एसिड। हमारे पास 3 कार्बन के 2 मोल जो है वो उपस्थित हैं, जो कि फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के रूप में है। और अब हम यहां पे आगे बढ़े, एक चीज और है, यहां पे फॉस्फेट जो है वो जुड़ा हुआ है किस पे, फॉस्फेट किस पे जुड़ा हुआ है, 3 नंबर के कार्बन पे, इसलिए हम यहां पे 3 और लगा देते हैं। अब यहां पे एक और फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 नेगेटिव जो है वो यहां पे ऐड हो रही है, जिसकी वजह से यहां पे फॉस्फेट मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के साथ और जुड़ेंगे, और ये बना रहा है 1,3 डाई फॉस्फो ग्लिसरैल्डिहाइड। जिसको शॉर्ट में हम लिख सकते हैं 1,3 डाई PGAL। ठीक है, और यहां पे भी अगर अपन बात करें तो इसके मोल चल रहे हैं 2 मोल, और कार्बन कितने हैं, 3। तब आप एक चीज का ध्यान रखना, जब यहां पे मॉलिक्यूल 2 चल रहे हैं तो जितने भी मध्यवर्ती आएंगे वो भी कितने आएंगे, 2 ही आएंगे। तो यहां पे H3PO4 भी कितने आएंगे, 2। क्लियर है, वहां पे 1 था, यहां पे 2। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो यहां पे जो ही ये जुड़ा, क्लियर है, तो यहां पे जो एंजाइम काम में आ रहा है वो है ग्लिसरैल्डिहाइड या ग्लिसरो डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज, इसको ब्लू पेन से लिख देते हैं ताकि दिख जाएगा। यहां पे इसको हटा देते हैं तो हमको स्पेस मिल जाएगी, हम इसको मॉलिक्यूल 2 कर देते हैं ऊपर। डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में ये यहां पे 1,3 डाई फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड बनाता है। अब यहां पे वापस ये जो मॉलिक्यूल्स हैं फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के, यहां पे वापस डिहाइड्रोजनेज एंजाइम काम में आएगी, और कौन सी, फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड उपस्थिति में। क्लियर है, तो यहां पे ये जो पूरी रिएक्शन है फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड की, ये क्या हो रही है, एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है एक तरीके से अपचयन फॉर्म में। और यहां पे ज्यादा अपचयित कौन है, NAD प्लस। क्लियर है, तो 2 NAD प्लस वही मैग्नीशियम या Mn आयनों की उपस्थिति में किस में बदल जाएंगे, 2NADH, उदासीन हो गए। यहां पे हाइड्रोजन आया था, हाइड्रोजन का ब्रेकडाउन हो गया, तो यहां पे एंजाइम हो गया वापस डिहाइड्रोजिनेज। क्लियर है,
अब हमारे वही नाम की समस्या आती है, तो नाम क्या दें हम, तो नाम हम ये देंगे यहां पे है किस पे रिएक्शन हो रही है, फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड पे, दैट इज ब्लू से कर देते हैं ताकि दिक्कत नहीं आएगी, ये हो गया PGAL डिहाइड्रोजनेज, और इसकी आप बात करते हो तो ये हो गया डाई PGAL डिहाइड्रोजनेज। क्लियर है, कहीं कोई समस्या नहीं, एक एनर्जी फॉर्म में हमको मिल गई है। अब इसके बाद में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन तो निकाल दिया इसने, फॉस्फेट अभी भी जुड़ा हुआ है, तो ऐसे में फॉस्फेट जुड़ा हुआ है तो ये क्या बनाएगा, 1,3 डाई PG जो है इस पे से ये वापस बनाएगा 3PGAL, ठीक है, शॉर्ट में ही लिख दिया PGAL, और L भी नहीं बनाएगा, फास्फोग्लिसरिक एसिड, 3 फास्फो 1,3 डाई फास्फो ग्लिसरिक एसिड, दैट इज 1,3 डाई PGA, जो कि वही 2 मोल 3 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, ये हो गया। अब जब ये बन रहा है हाँ सही है, अभी तक यहां पे क्या निकला है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स निकले हैं, अभी फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स इसमें है, हाइड्रोजन निकलने की वजह से ये ग्लिसरैल्डिहाइड से किस में बदल गया, ग्लिसरिक एसिड में, और यहां पे अब क्या होगा, फॉस्फेट ग्रुप के टूटेंगे, तो 2 ADP मैग्नीशियम आयंस एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, तो यहां बनेंगे 2 ATPs, ठीक है, और यहां बदल जाएगा 1 और 3 डाई में से एक फॉस्फेट को तोड़ दीजिए, दैट इज 3PGA, शॉर्ट कर दिया है, कंफ्यूज नहीं होना, दैट इज 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। और यहां पे जब एनर्जी फॉर्म में बदल रही है तो यहां पे एंजाइम आ जाएगा ट्रांसफेरेज, या आप यहां पे एंजाइम लिख सकते हैं काइनेज, दैट इज फॉस्फो काइनेज या ट्रांसफेरेज, ठीक है, फॉस्फो ट्रांसफेरेज। और ये जो PGA है ये भी एक तरीके से 2 मोल और 3 कार्बन कंपोनेंट है। क्लियर है, हमारी स्टेप्स कंप्लीट हो चुकी हैं, 5, 6, 7, ठीक है। अब इधर की तरफ आ जाते हैं, जो 3PGA है ये क्या हो रहा है, PGA कन्वर्ट हो रहा है किस में, 2PGA में, टू PGA, ठीक है। और यहां पे ये वाटर मॉलिक्यूल का क्या करेंगे, लॉस, और 2PGA जो है वो दैट इज 2PGA, और यहां पे जो एंजाइम कंसिडर हो रहा है वो एक शिफ्टिंग, इसका क्या बोलते हैं, फॉस्फेट ग्रुप के शिफ्टिंग के लिए
3 कार्बन से उसने कहां चेंज किया है, 2 पे, दैट इज इनोलेज। और यहां पे आप डाल सकते हो इसको PGA, इनोलेज। क्लियर है? अब ये स्टेप हो गया 8th। स्टेप नंबर 9 में स्टेप नंबर 9 जो है 2PGA जो है वो काइनेज एंजाइम यहां नहीं आएगा, इनोलेज टू फास्फो इनॉल पायरुविक एसिड, टू फास्फो इनॉल पायरुविक एसिड में चेंज होएगा और यहां पे एंजाइम जो होगा वो होगा फास्फो इनोलेज। ठीक है, और 2 फास्फो रहने दो। और ये जो 2 नंबर पे फॉस्फेट जुड़ा हुआ है ये वापस कौन सा, पायरुवेट काइनेज। काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में ये बनाता है पायरुविक एसिड, जो कि एक 3 कार्बन और 2 मोल्स हैं। और इस दौरान जो फॉस्फेट है वो ब्रेक डाउन हो रहा है कार्बन इसकी वजह से, और इसको कौन ग्रहण करेगा, एक ADP, और 2 मॉलिक्यूल है तो 2 ADP, और बनाएंगे 2 ATP मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति में। ये सारे के सारे हो गए एंजाइम्स। क्लियर है? और यहाँ पे 1 2 3, जब ये 2 से 3 में होगा तो वाटर मॉलिक्यूल का भी हम क्या करेंगे, लॉस करेंगे। यस, 2 हाइड्रोजन यहां आ गए, 2 मॉलिक्यूल थे तो टोटल हाइड्रोजन कितने निकले, 4 हाइड्रोजन, जो कि हमने शुरू में अभिक्रिया में भी आपको दर्शाया था। तो यहां ग्लाइकोलाइसिस का ये तो हो गया एक तरीके से स्टेप फॉर्म या एक साइक्लिक फॉर्म। यही क्वेश्चन कई बार आप लोगों के समीकरण रूप में भी पूछा जाता है, जिसको एक बार मैं समझा देता हूं। ये आप लोग एक बार ध्यान रख लो, जिससे मैं इसको मिटाऊंगा इधर के हिस्से को। दैट इज फॉर्मेशन ऑफ पायरुविक एसिड, 2 मोल 3 कार्बन। अगर थोड़ा सा याद करो तो एक बार केल्विन साइकिल की तरफ वापस चलिए, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था फोटोसिंथेसिस में, जिसे हमने डार्क रिएक्शन या C3 साइकिल के नाम से कहा था। उसमें ध्यान कीजिए, हमने RuBP ने कैरी किए CO2 मॉलिक्यूल्स 6, ठीक है, और उसने एनर्जी ली 6 ATP, और जिसकी वजह से वो बना PGA। 6 कार्बन से, ये तो 5 ही कार्बन थे, से ये बना 6 कार्बन, लेकिन 6 कार्बन को क्या किया, तोड़ा गया रोबिस्को के द्वारा, तो ये बना था 3 कार्बन मॉलिक्यूल। PGA यहां पे क्या जोड़ रहा था, 12 NADH2, और ये NADH2 से ये बन गया था PGAL, जिसमें निकला था, रिड्यूस हुआ था H3PO4। और ये PGAL के जो 12 मॉलिक्यूल्स थे,
इनमें से 3 मॉलिक्यूल PgAl और 3 मॉलिक्यूल DiHAP, 3 मॉलिक्यूल किसके, PgAl के, और 3 ही मॉलिक्यूल किसके, DiHAP के। ये दोनों कंज्यूम होकर क्या बना रहे थे, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। फिर यहां पे एंजाइम्स ने फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, क्लियर है। और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के बाद हमने इसके जो 3 मॉलिक्यूल्स थे उसमें से एक मॉलिक्यूल को क्या किया था, ग्लूकोज में, दिख रहा है ग्लूकोज, ग्लूकोज में क्या किया था हमने, चेंज किया था। अभी भी हमारे पास में 2 मॉलिक्यूल बच रहे थे, ठीक है। तो अगर आप केल्विन साइकिल को याद करते हैं तो सेम उसको आ जाइए ग्लाइकोलाइसिस में, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज 1,6 डाइफॉस्फेट, 1,6 डाइफॉस्फेट से जो डाइफॉस्फेट था उससे एल्डोलेज की उपस्थिति में 3-3 कार्बन के 2। यहां पे एंजाइम जो है वो क्या कर रहा था, इनको जोड़ रहा था। यहां पे एंजाइम इनको क्या कर रहा है, तोड़ रहा है। वहां जोड़ रहा था 3-3 6 बना रहा था, यहां पे 6 को क्या कर दिया 3, PgAl PGA ये रहा। यहां PGA को क्या बना दिया, तोड़ा गया, H3O4 निकला था, हमने H3O4 संकलित किया, जिसकी वजह से यहां पे 12 NADPH2 क्या हो रहे थे, जल अपघटित हो रहे थे। यहां पे 12 NADPH2 बन रहे हैं, NADPH2, ठीक है, बन गए। उसके बाद में और ज्यादा तोड़ा तो यहां पे क्या बन गया, डाई PgAl की जगह बन गया डाई PGA, ये रहा डाई PGA और डाई PGA, बस इतना। उसके बाद हम डाई PGA से कर रहे हैं चेंज किस में, PgAl में। कितना सुना, 50 हो गए, कितने हो गए क्या, ठीक है, ये हो गया, देन कंप्लीट। अब इसमें एक सबसे बड़ी चीज ये है कि जब ये PGA से राउंड होके जा रही है ग्लूकोज पे, यहां पे ग्लूकोज से जा रही है PGA पे, अर्थात ये जो अभिक्रिया है ये कैसी है, उत्क्रमणीय, ठीक है। अर्थात ये यहां से यूं भी जाएगी, पायरुविक एसिड वापस ग्लूकोज में, और ग्लूकोज पायरुविक एसिड में रिवर्सिबल है, चेंज हो सकते हैं, बदल सकते हैं, 10 स्टेप्स प्रोसेस है, ठीक है। ये हो गया 8, ये हो गया 9th स्टेप और ये हो गया 10th स्टेप। तो ऐसे में हम इसे जो तीर के निशान से दिखाएंगे वो ये रहा, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, आनी जानी दोनों तरफ से। इसलिए पहले मैंने एक तरफ का ही आपको शो किया था, अब ये दोनों तरफ से शो होगी। केल्विन साइकिल से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये। ठीक है, ये हो गया पूरा। अब इसमें एक और है टोटल एनर्जी गेन, समीकरण रूप में अगली क्लास में मैं आपको बता दूंगा। जितना भी मैंने थ्योरेटिकली बोला है उसी का समीकरण रूप में क्या होगा, समीकरण रूप में होगा जैसे कि ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल जो कि 6 कार्बन का है क्रिया करता है किससे, ATP से, ठीक है, और उसमें मध्यवर्ती होती है मैग्नीशियम आयंस, और यहां पे एंजाइम कौन सा होगा, काइनेज, ठीक है, ये मैंने आपको समझाया था। काइनेज कौन सा होगा, ग्लूको काइनेज कर सकते हो या हेक्सो शुगर काइनेज कर सकते हो। इसकी उपस्थिति में ये बन जाएगा ग्लूकोज 1 फॉस्फेट प्लस ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, क्लियर है। और इसको आप लिखोगे स्टेप फर्स्ट, ये होता है समीकरण रूप, और इसके साथ हिंदी में हम लिख देंगे कि इसमें ग्लूकोज ATP के काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज 1,6 फॉस्फेट बनाता है। इससे या हम कह सकते हैं ग्लूकोज का फास्फोरिलीकरण होता है, फॉस्फेट ग्रुप का जुड़ना फास्फोरिलीकरण होता है, क्लियर है। बस ये इसका है। अब अगर अपन एनर्जी की बात करें कि इसमें एनर्जी मिली कि नहीं मिली, तो उसको आप चेक कर सकते हैं। फर्स्ट, यहां पे ग्लूकोज से ग्लूकोज 1,6 फॉस्फेट में एक एनर्जी जो है ATP वो हमारी क्या हो गई है, कंज्यूम हो चुकी है।
दूसरी एटीपी जो है वो हमारी कंज्यूम हो चुकी है फ्रक्टोज से फ्रक्टोज डाइफॉस्फेट बनाने में, तो टोटल 2 एटीपी जो है वो हम कंज्यूम कर चुके हैं, माइनस लगा देते हैं। अब आइए यहां पे स्टेप 6 में हमने लगभग 2 NADPH2 जो है वो प्रॉफिट में है, तो हम जोड़ते हैं 2 NADH2, और अगर NADH2 की हम बात करें तो पुरानी अवधारणाओं से लगभग 3 ATP हमको एनर्जी मिलती है, लेकिन अगर नई आधुनिक अवधारणा की बात करें तो लगभग 2.5 ATP जो है वो हमको एक NADPH2 से मिलती है। तो 2 से अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास प्लस में कितने हो गए, 6 ATP। स्टेप नंबर किस में आना है, 7th के बाद में 8th में, यहां पे क्योंकि 2 मोल चल रहे हैं तो हर मॉलिक्यूल 2 बनेगा, तो यहां पे 2 ATP और बन रहे हैं, दीज आर 2 ATP। स्टेप नंबर 10th में आएंगे तो वहां पे भी हमको क्या मिल रहा है, 2 ATP मिल रहा है, 2 ATP। तो अगर आपसे न्यू टाइप में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्चुअली में कितने ATP ग्लाइकोलाइसिस से बनते हैं, तो आपका जो है आंसर होगा 10 ATP, 10 ATP, दैट इज द राइट आंसर। टोटल गेन, टोटल प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन कितनी उत्पत्ति या कितना उत्पादन हुआ, वो हो गया टोटल 6 और 2 8, 8 और 2 10। लेकिन अगर आपसे पूछे गेन कि कितना एनर्जी जो है आपकी गेन हुई, तो गेन के लिए आपके है कि 10 में से 2 हमने पहले खर्च भी किए, क्लियर है। तो ऐसे में अगर आप टोटल गेन की बात करते हो तो 8 ATP एनर्जी जो है वो गेन है, हमको प्राप्त हुई है या हमने कमाई है बाय ग्लाइकोलाइसिस। और यहाँ पे जो पायरुविक एसिड है अब ये तय करेगा एसिटाइल कोएंजाइम में, अगर ये एसिटाइल कोएंजाइम इससे कॉम्प्लेक्स बनाता है तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रवेश करेगा, अन्यथा इसका आगे का अपघटन जो है बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, जिसे हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, और ये अल्कोहल प्रोडक्ट्स बनाएगा इनटू द सेल साइटोप्लाज्म। आज की क्लास में इतना ही, थैंक्स।